तो आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2019 एनकोव, सार्स कोव 2 और कोविड 19, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, वो ज़रा बताता चलो। 2019 एनकोव जो था, ये सार्स कोव 2 का पुराना नाम था। और एन से मुराद यहाँ पे नोवेल है, और सीओ से मुराद कोरोना, और वी से मुराद वायरस है। यानी नोवेल कोरोना वायरस 2019। और नोवेल किसी भी ऐसे वायरस को कहा जाता है जो इससे पहले कभी देखा ना गया हो, यानी वो पहली ही दफ़ा आइडेंटिफाई किया गया हो। मगर बाद में जो इसका नाम था वो 2019 एन कोव से तब्दील करके सार्स कोव 2 रख दिया गया, और इससे पैदा होने वाली जो बीमारी है उसका नाम कोविड 19 रखा गया है। कोविड 19 में सीओ कोरोना, वी आई वायरस, डी डिजीज, और 19 से मुराद वो सान जिसके अंदर ये इसकी बीमारी का फैलाव शुरू हुआ था, यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019 है। अब हम चलते हैं सार्स कोव 2 के स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की तरफ। सार्स कोव 2 का जो साइज है वो तकरीबन 50 से 200 नैनोमीटर का होता है, और ये दूसरे कोरोना वायरसेस की तरह 4 अकसाम की प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम एस, ई, एम और एन, यानी एस स्पाइक, ई इन्वेलप, एम मेम्ब्रेन और एन न्यूक्लियोकैपिसिड प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। एन प्रोटीन ने आरएनए जन्यूम को होल्ड किया होता है, जबकि एम, ई और एस जो प्रोटीन्स है ये तीनों मिलके वायरल इन्वेलप बनाती हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी इस बात की भी निहायत सादा अल्फाज में वजाहत करता चलूँ कि किसी भी वायरस को अपने होस्ट सेल में दाखिल होने के लिए एक कोड की ज़रूरत होती है, और ये जो कोड है ये कोरोना वायरस को उसकी स्पाइक प्रोटीन फराहम करती है। स्पाइक प्रोटीन जो होती है वो कोरोना वायरस पे मौजूद होती है, जबकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 यानी ACE रिसेप्टर जो है वो टारगेट सेल के सरफेस पे मौजूद होता है। जब जो है वो स्पाइक प्रोटीन जाके अटैच होती है ACE2 रिसेप्टर के साथ, तो स्पाइक प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। तो एक्टिवेटेड स्पाइक प्रोटीन वायरस को जो है वो एंट्री के लिए फैसिलिटेट करती है, उसको एक रास्ता फराहम करती है। तो उस रास्ते से जो वायरस है वो सेल के अंदर इंटर हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी सार्स कोव 2 के जो है इंक्यूबेशन पीरियड की तरफ, और इसके अलावा जो है वो कोविड 19 की अलामात जो हैं इसकी सिवियरिटी की तरफ आएंगे। तो जहाँ तक सार्स कोव 2 का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 14 दिन के दरमियान का है, यानी इसकी जो अलामात हैं वो 2 से 14 दिन के दरमियान किसी भी वक्त ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मगर चाइना के शहर वुहान में होने वाली एक स्टडी के मुताबिक 97.5% लोगों में इसकी जो अलामतें हैं वो 11 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। मगर जो इसका एवरेज टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 दिन है, यानी मोर देन 50% लोगों के अंदर इसकी जो अलामात है वो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं, लेस कॉमन है और रेयर है। तो कॉमन के अंदर जो सबसे पहले है वो है फीवर। कोविड 19 के जो पेशेंट हैं उनमें जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो है फीवर, जो तकरीबन 85 टू 90% लोगों के अंदर पाई गई है। कफ है जो तकरीबन 65 टू 70% लोगों में है। फिर फटीग है जो 35 टू 40% लोगों में है। फिर स्पोटम जो प्रोडक्शन है वो 30 टू 35% लोगों में। और इसी तरह शार्डनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो तकरीबन 15 टू 20% लोगों में पाई गई है। अगर हम इसकी लेस कॉमन सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो माइल्जिया 10 टू 15%, हेडिक ये भी 10 टू 15% लोगों में है, सोर थ्राट
ये भी तकरीबन 10 to 15% लोगों में। और जो इसकी रेयर अलामतें हैं उनके अंदर जो है वो डिस्टरबेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, यानी जो इसके पेशेंट होते हैं कोविड-19 के, सूंघने की हिस्स और जायके की हिस्स ये काफ़ी कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है इसके जो पेशेंट हैं, मगर ये काफ़ी कम केसेस में इस तरह की जो अलामतें वो पाई गई हैं। इसके अलावा एक और जो इसकी रेयर अलामत है वो है कॉन्जक्टिवाइटिस। तो जब कॉन्जक्टिवाइटिस के मरीजों में से उसकी आंख का फ्लूइड लिया गया, उसको पीसीआर किया गया, तो उसके अंदर भी जो वायरस पॉजिटिव पाया गया था। यानी इसकी जो रेयर अलामतें उसके अंदर स्मेल का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, हमारी जायके की इसका कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, या सूंघने की इसका कम या कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। इसके अलावा डायरिया और वॉमिटिंग ये भी रेयर अलामतों में, लेस कॉमन अलामतों में पाया जाता है। इसके अलावा सिवियरिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: माइल्ड, सिवियर और क्रिटिकल। जब हम माइल्ड स्टेज की बात करते हैं तो हम तकरीबन 80% लोगों की मरीज़ों की बात कर रहे होते हैं। यानी कोविड-19 के जो 80% लोग हैं उनमें जो अलामात हैं वो बहुत कम शिद्दत की आती हैं। मिसाल के तौर पे उनमें जो अगर बुखार है वो भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा होगा, अगर खांसी है तो वो भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी होगी। उनको किसी किस्म की क्लिनिकल केयर की ज़रूरत नहीं होती, वह खुद ब खुद ही हल्के फुल्के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। मगर ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, बाकी जो अफराद खाना है, बाकी जो घर वाले अफराद हैं उनसे अपने आप को ज़रूर अलहदा कर लें। ये बात हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में या वो शख्स जो लेके माइल्ड स्टेज में है उसको माइल्ड स्टेज तक कि वो रुका रहा है, तो बाकी जो घर के अफराद हैं या बाकी जो उसके मिलने वाले हैं उनके अंदर कोविड-19 ये सवियर या क्रिटिकल सिचुएशन में ना जाए। तो इसलिए जो मरीज़ों के अंदर, जिन मरीज़ों के अंदर इसकी अलामात माइल्ड ही हों अगरचे, मगर वो अपने आप को ज़रूर बिल्कुल आइसोलेट कर लें, दूसरों से बिल्कुल अलहदा कर लें। तो माइल्ड के अंदर हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत बुखार हो और बिल्कुल हल्की फुल्की सी खांसी जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। इसके लिए वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा कोई भी ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम आते हैं तो इसकी सेकंड स्टेज यानी सवियर स्टेज की तरफ, तो WHO के मुताबिक हर 5 में से एक शख्स यानी 100 में से तकरीबन 20 लोग जो हैं वो सवियर स्टेज में दाखिल हो जाते हैं। 80% में से बाकी रह जाने वाले जो 20% लोग हैं उनके अंदर जो बीमारी जो है या कोविड-19 डिजीज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। सवियर केस में ये भी बात याद रखें कि अगर सवियर की जो अब अलामात हैं उनके अंदर सबसे पहले आएगी शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का फूलना। बगैर किसी ज़ाहिरी अलामत के या बगैर किसी वजह के उनके अंदर सांस फूलना शुरू हो जाएगा। अगर वो पहले अस्थमेटिक पेशेंट थे तो ये बात तो उनको पता है कि वो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, तो वो इतनी ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। मगर अगर किसी नॉर्मल शख्स में जो है वो सांस फूलना शुरू हो गया है, उसने चलना फिरना शुरू किया है, वो कह लें पहले घर की जो सीढ़ियाँ था वो आसानी से ऊपर चढ़ लेता था, मगर अब वो जब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। वो जो पहले काम बिल्कुल आसानी से कर लेता था, मगर अब वो काम करते उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है और वो काम आसानी के साथ नहीं कर पाता। तो वो सीवियर स्टेज में है, चाहे उसको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ बुखार है या नहीं है। ये बात याद रखें कि सांस फूलने के साथ बुखार होना लाजमी नहीं है, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक निमोनिया होता है उसके अंदर भी जो पेशेंट होता है उसको सांस फूलने की अलामत पहले आती है, बुखार का होना या बलगम का आना ये उसके बाद होता है। तो ये बात याद रखें, अगर किसी शख्स में शार्टनेस ऑफ ब्रेथ पैदा हो गई है
उसको चलने फिरने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, जो पहले वो काम नॉर्मल अंदाज से जितना वो काम कर लेता था, मगर अब उस काम को करते हुए उससे काफ़ी पहले उसको सांस फूलने का शुरू हो गया है, सांस फूलने की शिकायत शुरू हो गई है। तो वो अपना लाजमी हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाए, या जो गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके अपनी अलामात बताए, ताकि ऐसे शख्स का जो है वो घर में रहना खतरनाक है, क्योंकि अब ऐसे शख्स को क्लिनिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम सीवियर स्टेजेस की बात करें तो उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, होंठों या चेहरे का रंग का नीला हो जाना, सीने पर दबाव या दर्द का एहसास, कंफ्यूजन, एक्सेसिव ड्राउजीनेस, खांसी का शदीद और बुखार का तेज हो जाना। इन अलामात में से कोई भी अलामात शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन पर कॉल करें और उनको अपनी मुकम्मल तौर पर अलामात से आगाह करें, क्योंकि सिवियरिटी की सूरत में कोविड-19 का मरीज सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर 50% से ज़्यादा जो इसका पेशेंट हो गया, जो सीवियर में चला गया, तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसके जो लंग्स हैं वो मोर देन 50% बीमारी की लिपट में आ जाएंगे, और मरीज जो है वो हाइपोक्सिया का शिकार हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो इसमें कम हो जाता है, और पीएफ रेशो जो है, पीएफ जो रेशो है वो इसमें कम हो जाती है, यानी लेस देन 100 पीएफ रेशो हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में निहायत ज़रूरी है कि मरीज़ हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, यानी फिर वो अब जिस तरह माइल्ड के अंदर वो अपना घर के अंदर रह के ट्रीटमेंट कर सकता था, तो जो शख्स सीवियर में चला गया है तो वो घर में बिल्कुल ना रहे, तो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज हो जाए, क्योंकि ऐसे मरीज के क्रिटिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीजों को फौरी तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये भी मुमकिन है कि इन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ जाए, जो घर पर किसी तौर पर भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। और 100 में से 5 लोग क्रिटिकल हो जाते हैं, और उनके अंदर जो सवियर नमूनिया जो है वो डेवलप हो जाता है। सेप्टिक शॉक की वजह से वो हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, यानी उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, और ऐसे जो मरीज हैं उनमें रेस्पिरेटरी फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर का शिकार हो जाते हैं, और तकरीबन 2.3% लोग जो क्रिटिकल में चले जाएंगे वो इस बीमारी की वजह से वो फौत हो जाते हैं।